हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज यानी 12 जुलाई की करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक ये है, कर्नाटक के उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों में मौजूदा शैक्षणिक वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी। जो उप मुख्यमंत्री और जो उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं CN अश्वनाथ नारायण, उन्होंने ये घोषणा सोमवार को की। उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 पर कर्नाटक विश्वविद्यालय में शिक्षाविदों के साथ बुलाई गई एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यूनिफाइड यूनिवर्सिटी कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम यानी UUCMS का उपयोग करके सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में NEP लागू किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने संसद को फिर से बहाल करने और 2 दिन के भीतर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को नया प्रधानमंत्री बनाने का निर्देश दिया है। इससे पहले नेपाल में राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर नवंबर में चुनाव कराने का निर्णय भी लिया था। दरअसल दोस्तों, नेपाल की जो सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें लंबे समय से अंदरूनी कलह चल रही थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजातीय क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों के सुचारू संचालन तथा विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। दरअसल दोस्तों, अशोक गहलोत जी ने 100 करोड़ रुपए की राशि जिन कार्यों के लिए दी है वे है, जैसे जनजातीय जनभागीदार योजना में 10 करोड़, मारवाड़ संभाग के जनजातीय समुदाय के उन्नयन कार्यक्रम के लिए 15 करोड़ और सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र के विकास के लिए 10 करोड़, आवासीय विद्यालयों में क्षमता विकसित करने के लिए 10 करोड़, कुपोषण, टीबी, सिकल सेल्स के रोगियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 5 करोड़, आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों की रैंकिंग सुधार हेतु सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसी प्रकार दोस्तों, TRI प्रांगण में भी जनजाति म्यूजियम के लिए, खेल छात्रावास के लिए, खेल अकादमियों के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों, डेयरी, पशुपालन, कृषि, औद्योगिक, कुसुम, कौशल उन्नयन के माध्यम के लिए भी मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न कोविड के मुद्दे पर जल्दी ही एपेक नेताओं के साथ बैठक करने वाली है। वे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। दोस्तों, एपेक की फुल फॉर्म है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समूह। इसके अंदर लगभग 21 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर के क्वींस टाउन में स्थित है। अगर बात की जाए कि एपेक की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो एपेक की पहली बैठक ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में हुई थी, जो कि 6 से लेकर 7 नवंबर यानी 2 दिन के लिए 1989 में हुई थी। और उस बैठक में 5 प्रशांत औद्योगिक देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कोरिया गणतंत्र एवं ब्रुनेई तथा साउथ कोरिया ने भी भाग लिया था। एपेक की संस्थापना दोस्तों 1992 में पूर्ण हुई थी। 1998 में एपेक संगठन में लगभग 21 सदस्य थे। एपेक संगठन का उद्देश्य दोस्तों विस्तृत आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रस्तुत करना तथा क्षेत्र की बाजारोन्मुखी आर्थिक शक्तियों के बीच बहुपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहन देना था। अगला टॉपिक है कि 21 साल की छात्रा को हाल ही में यूपी की जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, हाल ही में 21 साल की आरती तिवारी को जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वो अब तक की सबसे कम उम्र की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। आरती तिवारी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक BA तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है कि चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने देमचुक में सिंधु नदी के पास बैनर और चीनी
झंडा लहराने का काम किया है। दोस्तों ये घटना 6 जुलाई की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देने पर चीन और चीन के नागरिक भड़क चुके हैं, जिसके चलते चीन की आर्मी के साथ में चीन के कुछ अन्य नागरिक भी आए थे और सिंधु नदी के पास उन्होंने चीनी झंडे को लहराया था। अगला टॉपिक है कि नोवाक जोकोविच कुल 6 बार विंबलडन खिताब अपने नाम कर चुके हैं और साथ ही उन्होंने 20वां ग्रैंड स्लैम भी अपने नाम कर लिया है। 34 वर्षीय नोवाक जोकोविच ने इस मामले में रोजर फेडरर और राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। दोस्तों आप तब तक मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि नोवाक जोकोविच कौन से देश से बिलोंग करते हैं। अगला टॉपिक ये है कि जगन्नाथपुरी रथ यात्रा हाल ही में शुरू हो चुकी है। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर सामने 3 किलोमीटर तक जो ग्रैंड रोड थी वो इस बार कोरोना काल के चलते सुनी रही। इस रथ यात्रा में केवल चुनिंदा पुजारी और पुलिसकर्मी ही उपस्थित रहे थे। जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक धाम में गिना जाता है। ओडिशा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे कि पुरुषोत्तम पुरी शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये भगवान श्री जगन्नाथ जी की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ओडिशा को उत्कल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक ये है कि उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री हाल ही में जो बने हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ये घोषणा की है कि जल्द ही उत्तराखंड राज्य की भाजपा सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण वाले एक कानून को लागू करने के लिए फैसला लेगी। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक ये है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना की एक फ्लाइट से अफगानिस्तान के कंधार से लगभग 50 राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों को वापस भारत लाया गया है। कंधार में भारत का वाणिज्यिक मुख्यालय है जो कि 1990 के दशक से वहां पर स्थित है। दोस्तों हाल ही में जिस तरह तालिबान पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में धीरे धीरे ले रहा है, उसके चलते भारत सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा दोस्तों भारत का जो मेन मुख्यालय है अफगानिस्तान में वो काबुल में स्थित है और इसके अलावा दोस्तों मज़ार ए शरीफ पर भी एक और वाणिज्यिक दूतावास हमारा स्थित है। भारत के दोस्तों अफगानिस्तान में कुल मिलाकर 4 वाणिज्यिक दूतावास हैं, इनमें से 2 दूतावास जलालाबाद और हेरात में स्थित है। अगला टॉपिक ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IIA ने अब हाल ही में ट्वीट करके जानकारी दी है कि 13 जुलाई को आसमान में मंगल और सूर्य एक दूसरे के बेहद करीब आ जाएंगे और वे केवल 0.5 डिग्री पर होंगे। इस दौरान 12 जुलाई को चंद्रमा भी इनके बेहद करीब से गुजर सकता है। कहा जा रहा है कि ये नज़ारा हम पृथ्वी से बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। अगला टॉपिक ट्विटर के बारे में है कि ट्विटर ने हाल ही में भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के ट्विटर अकाउंट के आगे से ब्लू टिक हटा दिया था। हालांकि उन्होंने थोड़ी देर बाद में वापस ब्लू टिक लगा दिया था। इससे पहले ट्विटर ने थोड़े दिन पहले ही देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया था। साथ ही RS प्रमुख मोहन भागवत समेत कई संघ नेताओं के भी ट्विटर अकाउंट से ट्विटर ब्लू टिक हटा चुका है। दोस्तों क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि किस एक्ट के तहत या किस कानून के तहत हाल ही में ट्विटर और भारत सरकार के बीच में विवादों की खबरें आती रही है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से वहां पर कई जिलों में बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां बाढ़ भी देखी गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे तक पालमपुर में 160 मिलीमीटर और धर्मशाला में 130 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।